हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा बायोलॉजी का 6 लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पादप संरचना। दोस्तों, पूरे बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पादप संरचना है। यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के पौधों में जड़ नहीं पाई जाती? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा प्रकार के पौधों में जड़ें नहीं पाई जाती। टेरिडोफाइटा, याद रखिए इसमें क्या पाया जाता है आपका, फूल और बीज इसमें नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, फूल और बीज इसमें नहीं पाया जाता या नहीं होता, याद रखिए। टेरिडोफाइट एक ऐसा पौधा होता है जिसमें फूल और बीज नहीं होता। जिम्नोस्पर्म, इसमें याद रखिएगा फल व फूल, फल व फूल इसमें नहीं होता। ठीक है, मतलब नहीं पाए जाते। इसमें याद रखिएगा बीज पाया जाता है। क्या, बीज पाया जाता है, इसमें बीज पाया जाता है। ये जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें फूल व बीज नहीं बनते या नहीं होते? तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, टेरिडोफाइटा। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें फल और फूल नहीं होते लेकिन बीज पाया जाता है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म क्या होता है, याद रखिए इसमें फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं। ठीक, इसमें फूल और बीज क्या है, दोनों पाए जाते हैं, याद रखिएगा। या ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, इसलिए आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाजर का खाने योग्य भाग कौन सा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़। याद रखिए, गाजर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है आपका, जड़ होता है। जड़ में कौन कौन आते हैं उसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जड़ में हो गया आपका, एक तो गाजर आएगा, उसके बाद मूली, चुकंदर चुकंदर और सलजम। ठीक है, ये कौन सा श्रेणी में आते हैं, आपके जड़ के श्रेणी में आते हैं, याद रखिए। इसी प्रकार जो फल है, फल के श्रेणी में कौन कौन सा आता है उसको जान लेते हैं। फल की श्रेणी में आपका आम, केला, ठीक है, पपीता, सेब, ये फल के श्रेणी में आता है। तना, तना के श्रेणी में कौन कौन सा आता है इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से कौन सा जड़ होता है या कौन सा तना होता है, कौन सा फल होता है। ठीक है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जड़ में कौन सा आ जाएगा आपका, गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम। फल में हो जाएगा आपका आम, केला, पपीता, सेब, ये फल में आता है। तना में आ जाएगा आपका, याद रखिएगा, आलू, आलू हो गया आपका, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया। ठीक है, ये किस में आता है आपका, तना में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूली का खाने योग्य भाग कौन सा है? अभी ऊपर में इसका आंसर मैंने बताया था, क्या हो जाएगा, ये जड़ है। ठीक है, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर किस में आता है, ये जड़ में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलजम का खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुकंदर के किस भाग से चीनी प्राप्त होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चुकंदर भी किस श्रेणी में आता है, आपके जड़ के श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कौन सा जड़ में आता है, कौन सा फल में आता है, कौन सा तना में आता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बना हुआ है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरूला पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, बी, जड़ से ही हींग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो फरूला पौधा है उसके किस भाग से हींग प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है। याद रखिए, हींग
कौन से पौधे से प्राप्त किया जा सकता है करके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सा पौधा है वो? फरूला पौधा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पादप में जड़ प्रकाश संश्लेषण करती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंघड़ा। ठीक है, क्या? सिंघाड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिंघाड़ा होगा। ठीक है, याद रखिए सिंघड़ा लिखा है, ये आपका सिंघाड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंघड़ा पादप में जड़ प्रकाश संश्लेषण करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पौधों में जड़ श्वसन मूल करती है, श्वसन मूल कहलाती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव। मैंग्रोव पौधों में जड़ जो है श्वसन मूल कहलाती है। कौन सा मूल कहलाती है? याद रखिएगा, श्वसन मूल कहलाती है। इसी प्रकार जो ऑप्शन दिया है उसको भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। याद रखिए, मरोदभिद। ठीक है, क्या? मरुदभिद किसे कहते हैं? जो मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक, मरुदभिद मतलब जो मरुस्थलीय इलाका में, मरुस्थलीय इलाका में पाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मरुस्थलीय इलाका में जो पाया जाता है, या रेगिस्तान में बोल सकते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मरुदभिद बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, याद रखिएगा, नागफनी। नागफनी मरुस्थल में क्या है, आपके पानी की कमी रहता है, उसमें जो पत्ती है वो किस रूप में बदल जाता है? आपके पत्ती जो है नागफनी के, ये कांटा रूप में बदल जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नागफनी है उसका जो पत्ती है वो किस रूप में बदल जाता है? पत्ती जो है ये क्या होता है? ये आपके कांटे के रूप में बदल जाती है। जलोदभिद। ठीक है, जलोदभिद मतलब जल से समझिए, जो जल में रहता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जलोदभिद बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका, याद रखिएगा, जलोदभिद का हाइड्रीला। ठीक है, हाइड्रीला। ठीक है, जलोदभिद का एग्जाम्पल आपका कौन सा है? हाइड्रीला। मरुदभिद का आपका एग्जाम्पल है नागफनी। नागफनी में जो पत्ती रहता है वो पानी कमी कारण क्या हो जाता है? वो कांटे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे के तने की छाल से कुनेन औषधि प्राप्त होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना। याद रखिए, सिनकोना पौधे की तने की छाल से कौन सा औषधि प्राप्त किया जाता है? कुनेन। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कुनेन औषधि किससे प्राप्त होती है? ये आपके सिनकोना पौधे की तने की छाल से प्राप्त होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, हल्दी, अरबी, आलू, अदरक आदि में खाने योग्य भाग है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग सही से देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? सब तना है। ठीक है, हल्दी, अरबी, आलू, अदरक आदि के जो खाने योग्य भाग कौन सा है? आपका तना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? हमारा आंसर है तना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिए, जो प्याज है ये आपके जड़ के श्रेणी में आता है, लेकिन इसका खाने योग्य भाग पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? आपका बीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, लहसुन का खाने योग्य भाग है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीज। याद रखिए, जो लहसुन है और प्याज है ये जड़ के श्रेणी में आता है। ठीक है, लहसुन और प्याज किस में आता है? ये जड़ के श्रेणी में आता है, लेकिन इसका खाने योग्य भाग क्या होता है? आपका बीज होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? लहसुन और आपका जो प्याज है ये जड़ के श्रेणी में आता है, लेकिन इसका खाने योग्य भाग क्या होता है? आपका बीज होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कंद किसे कहा जाता है? कंद में कौन आता है ये बताना है आपको। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलू। आलू को क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। ठीक है, ये किस श्रेणी में आता है? ये आलू जो है आपके तना श्रेणी में आता है, लेकिन आलू को कंद भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
गाजर ये किस में आता है आपका, जड़ में आता है, ठीक है, जड़ में आता है। इसी प्रकार जो आपका दिया हुआ है अदरक हो गया, ठीक है, अदरक हो गया, आलू हो गया, ये किस श्रेणी में आता है, दोनों ये तना के श्रेणी में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए कितना कन्फ्यूज़न है इसमें, ठीक, कौन किस में आता है, कौन सा श्रेणी में आता है, लेकिन इसका खाने योग्य भाग जो है कुछ दूसरा रहता है, ठीक है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हो तो आपको 0% की डाउट नहीं होगी। अब आंसर में जो भी आपका रहेगा उसको सही से करोगे एग्जाम में। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पौधों की आयु ज्ञात करने का विज्ञान है। हमें ये बताना, मतलब पौधों की आयु ज्ञात करने का विज्ञान को क्या कहा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है इसके, पौधों की आयु ज्ञात करने वाले विज्ञान को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार आपका जो फाइकोलॉजी है, इसका किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। याद है, फाइकोलॉजी से शैवाल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी से आपका कवक का। ये जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, सवाल का, और माइकोलॉजी से याद रखिएगा आपका कवक का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झाड़ियों के अध्ययन का विज्ञान है, मतलब ये बताना है झाड़ियों का अध्ययन हम लोग कौन सा विज्ञान में करते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी से झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। फाइकोलॉजी से पता है आपको सवाल का, माइकोलॉजी से आपका कवक का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस पौधे के तने के रस से साबूदाना तैयार किया जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकस। साइकस पौधे के तने के रस से साबूदाना तैयार किया जाता है, याद रखिए, ठीक है। साबूदाना किससे तैयार किया जाता है, आपके साइकस पौधे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वलय किस पादप के तने पर नहीं पाए जाते। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। याद रखिए, वार्षिक वाला जो है आपके गन्ना पादप के तने पर नहीं पाए जाते। बाकी आपका पीपल है, नीम है, आम है, यहाँ क्या है, वार्षिक वलय पाया जाता है। क्योंकि देखिए इसके छाल के अंदर में जो वलय टाइप का बना रहता है, इसका जो छाल है क्या रहता है, सब में पीपल हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, इसमें जो छाल रहता है क्या रहता है, वो मोटा रहता है, ठीक है। इसी के अंदर क्या है आपका वार्षिक वलय, मतलब लंबे समय तक, वर्षों तक बना रहता है, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, वार्षिक वलय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पादप जिनके तने हरे भरे होते हैं वे पादप क्या कहलाते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साख। याद रखिए, साख। ऐसे पादप जिनके तने जो है हरे भरे होते हैं वे पादप क्या कहलाते हैं, आपके साग कहलाते हैं। साग का उदाहरण याद रखिए, साग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, आपका एक मटर है, मटर को साग कहते हैं, और एक है आपका केला, ठीक, केला भी साग के कैटेगरी में आता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में साग है, साग कौन सा है ये बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केला। अभी ऊपर बताया था मैंने, साग कौन सा आपका, केला है, और आपका मटर, ये किसकी श्रेणी में आता है, आपका साग की श्रेणी में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु है, पर्णहरित मतलब आपका क्लोरोफिल, ठीक, इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा धातु पाया जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, ठीक है। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, आपका मैग्नीशियम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको प्रयोगशाला परिचारक का याद रखिए, प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम
अगर 7 दिन बचा रहेगा तो उसमें मैं आपके लिए 5 से 6 घंटे का मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। क्या मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, उसमें सारे सब्जेक्ट को मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अगर आपका प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम 7 दिन बचा रहेगा, उसमें मैं 5 से 6 घंटे का मैराथन क्लास लाऊंगा। 5 से 6 घंटे का आपका फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा, बायोलॉजी का रहेगा और आपका छत्तीसगढ़ का रहेगा। ठीक है, बस लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को रिविज़न करने की ज़रूरत है। ठीक है, पीछे पार्ट आगे से पार्ट नहीं करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिविज़न करिएगा। रिविज़न करते रहोगे तो जो भी पढ़े रहोगे वो आपके माइंड में हमेशा याद ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लास्ट टाइम में रिविज़न कीजिए। इसीलिए मैं आपके लिए 5 से 6 घंटे का मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। आप अपना पूरा उसमें वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन। पर्ण में रंध्र के चारों ओर कितनी द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। याद रखिए, पर्ण में रंध्र के चारों ओर 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पर्ण जिसमें कायिक जनन की क्षमता होती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम वो एक ऐसा पर्ण होता है जिसमें कायिक जनन की क्षमता होती है। याद रखिए, कायिक जनन किसे बोलते हैं, याद रखिए जब कोई भी पादप रहता है उसके हम लोग टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, टुकड़े या उसे कई भागों में हम लोग काट देते हैं। ठीक है, कई भागों में उसको काट देते हैं। उसके बाद भी याद है, उसके बाद भी क्या होता है, नए पादप उसमें विकसित हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, नए पादप उसमें क्या हो जाता है, विकसित होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग कायिक जनक। ठीक है, क्या बोलते हैं, कायिक जनन, विकसित। याद रखिएगा, मतलब जैसे आपकी छिपकली है, छिपकली का जो पूंछ कट जाता है तो दोबारा फिर से आ जाता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कायिक जनन। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना, गन्ना क्या है आपका, एक नकदी फसल होता है। ठीक, गन्ना क्या है, एक प्रकार का नकदी फसल होता है। जलीय आवास में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफाइट। याद रखें, क्या बोलते हैं उसको, जलीय आवास में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। मतलब जो जल में आवास करता है या वो जल में उगने वाले पौधे को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। इसी प्रकार याद रखिए जीरोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट ये आपके मरुस्थल में, ठीक है, मरुस्थल या रेगिस्तान में, मरुस्थल या रेगिस्तान बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोफाइट्स। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोफाइट्स। इसके अंदर कौन सा आता है आपका, नागफनी। ठीक है, जीरोफाइट्स। याद रखिए, जीरोफाइट्स के श्रेणी में कौन सा आता है आपका, नागफनी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जीरोफाइट्स कौन सा पौधे का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, नागफनी का। इसी प्रकार जो मीसोफाइट्स है, ठीक है, मीसोफाइट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये मिट्टी में उगने वाले, ठीक है, मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं हम लोग, मीसोफाइट बोलते हैं। जल के आवास में, ठीक है, जलीय आवास में उगने वाले पौधों को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट बोलेंगे। जो मरुस्थली या मरुद्भिद है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोफाइट्स बोलते हैं। मीसोफाइट मतलब जो मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं उसको बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्ती में पीले धब्बे किसकी कमी के कारण बनते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। ठीक, किसके कमी कारण पत्ती में जो है पीले धब्बे बनते हैं, आपके मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी पत्ती का उदाहरण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया लिली। याद रखिए, सबसे बड़ी पत्ती का उदाहरण कौन सा है आपका, विक्टोरिया लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पादप जिसमें पर्ण नहीं पाई जाती। ठीक है, वह कौन सा पादप है जिसमें पर्ण मतलब पत्ती नहीं पाई जाती। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मशरूम। किस में नहीं पाया जाता, आपके मशरूम में। ठीक है, मशरूम को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, फुटू, फुटू बोलते हैं ना जी।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फुटू बोलते हैं। उसमें क्या है, पत्ती नहीं पाई जाती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठधारी पर्ण किस पादप में पाई जाती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफा। ठीक है, पृष्ठधारी पर्ण जेट्रोफा पादप में पाई जाती है। जेट्रोफा किसे बोलते हैं, याद रखिए, रतन रतन ज्योत। ठीक है, वो याद आ गया होगा आपको, रतन ज्योत। इससे क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, बायोडीजल। क्या, बायोडीजल का निर्माण के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा पौधा है, रतन ज्योत या जेट्रोपा, इसी को बोलते हैं। इसी में क्या होता है, पृष्ठधारी पर्ण पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पौधे के जीवन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प। याद रखिए, पौधे के जीवन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा है, पुष्प है। ठीक है, न जड़ है, न तना है, न फल है, सबसे इसका पौधे के जीवन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है आपका, पुष्प का। ठीक है, पुष्प रहेगा तभी तो उस पर फल उगेगा ना। इसलिए सबसे अच्छा या जीवन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आपका, पुष्प होता है पौधों में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पुष्प के अध्ययन का विज्ञान है। पुष्प का अध्ययन हम लोग किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी। ठीक है, याद रखिए, पुष्प का अध्ययन कौन सा विज्ञान में करते हैं हम लोग, एंथोलॉजी में। ठीक है, जो आपका पामोलॉजी है, इसमें हम लोग फलों और उनकी खेती का अध्ययन करते हैं। ठीक, याद रखें, फल और उनकी खेती का अध्ययन किस में किया जाता है, पामोलॉजी में। माइकोलॉजी में आपका कवक। याद रखें क्या बोला है, पुष्प के अध्ययन। पुष्प के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं, और बोल दिया जाए फल और उनकी खेती का जो अध्ययन है, ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, आपका पामोलॉजी का। ठीक है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। इसमें फूल और फल में कंफ्यूज होते हैं ना, तो पुष्प के लिए एंथोलॉजी होता है, फल और उनकी खेती के लिए अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग पामोलॉजी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प का नर जननांग किसे कहते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुमंग को। ठीक है, पुष्प का नर जननांग किसे कहते हैं, पुमंग को। याद रखिए, पुष्प का, ठीक है, पुष्प का कितना भाग होता है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए पुष्प का कितना भाग होता है, याद रखिएगा 4 भाग होता है। पुष्प का कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। पहला को क्या बोलते हैं हम लोग, बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज, पहला भाग को बाह्य दलपुंज बोलते हैं। दूसरा भाग आपका दलपुंज होता है। तीसरा भाग आपका पुमंग होता है। चौथा भाग क्या होता है आपका, जयांग होता है। याद रखिए, पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। ठीक है, इसमें जो पुमंग है ये क्या होता है आपका, नर जननांग होता है। और जो है आपका मादा जननांग कौन सा होता है आपका, याद रखिए, जयांग। ठीक है, मादा, ये मादा जननांग किसे कहते हैं हम लोग, जयांग को कहते हैं पुष्प में ना। और पुमंग जो है आपका नर जननांग होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प का मादा जननांग किसे कहा जाता है? अभी इसको बताया था, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा, जयांग। ये क्या होता है, मादा जननांग होता है। पुमंग जो है ये नर जननांग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा पुष्प का उदाहरण है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेफ्लेसिया। याद रखिए, सबसे बड़ा पुष्प का उदाहरण आपका कौन सा है, रेफ्लेसिया है। अगर सबसे छोटा पूछ दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका, वुल्फिया। ये क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया, और सबसे छोटा पुष्प कौन सा हो जाएगा आपका, वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटे पुष्प का उदाहरण है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुल्फिया।
ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है आपका, वुल्फिया होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखें, पुष्पक्रम। ठीक, फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है आपका, पुष्पक्रम होता है। ठीक, पुष्प नहीं होता, याद रखिए क्या होता है ये, पुष्पक्रम, इसको याद रखिएगा, पुष्पक्रम होता है फूल गोभी का खाने योग्य भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सारे इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके किसी एग्जाम में जरूर इससे पूछा ही गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पकलिका से। याद रखिए, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, आपके पुष्पकलिका से। किसे, पुष्पकलिका से प्राप्त होता है लौंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका। केसर पादप ये आपके वर्तिका भाग से प्राप्त होती है। याद रखिए, किसे, केसर किससे प्राप्त होता है, याद रखिए किस भाग से प्राप्त होता है, ये वर्तिका से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के अध्ययन का विज्ञान है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्पोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फलों के अध्ययन का विज्ञान आपका कार्पोलॉजी कहलाता है। एक पढ़े थे हम लोग क्या, पामोलॉजी। पामोलॉजी पढ़े थे, इसमें क्या होता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, फलों और उनकी कृषि का। ठीक है, उनकी कृषि का अध्ययन किया, कन्फ्यूज नहीं होना। अगर फलों के अध्ययन का विज्ञान आपका कार्पोलॉजी कहलाता है और पोमोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फल और उनकी कृषि का अध्ययन किया जाता है, फल और उनकी कृषि या खेती का अध्ययन। ठीक है, ये समझ सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में बड़ा फल है, इसमें से कौन सा बड़ा फल है ये बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटहल। याद रखिए, इनमें से बड़ा फल कौन सा है आपका, कटहल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सेब का खाने योग्य भाग है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्पासन। ठीक, याद रखिए, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है आपका, पुष्पासन। ठीक है, इसी प्रकार जो एरिल दिया है ये लीची का खाने योग्य भाग है, किसका, लीची का, याद रखिएगा। ठीक है, लीची का खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, एरिल कहा जाता है, और सेब का जो खाने योग्य भाग है उसे कौन सा है आपका, पुष्पासन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनानास का खाने योग्य भाग है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, परिदलपुंज। याद रखिए, अनानास का खाने योग्य भाग कौन सा है आपका, परिदलपुंज है। पुष्पासन आपका सेब का खाने वाला भाग था, और एरियल जो है आपका लीची का खाने योग्य भाग था, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीची का खाने योग्य भाग है, अभी इसको मैंने बताया था क्या है आपका, एरिल। ठीक है, लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है आपका, एरिल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय। याद रखिए, पुष्प का जो अंडाशय भाग है ये किस में बदलता है, आपके फल में बदलता है। पुष्प से फल में बदलता है, कौन सा भाग होता है आपका, अंडाशय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में असत्य फल का उदाहरण है, इसमें असत्य फल का उदाहरण कौन सा है ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेव।
ठीक है। सेब जो है ये असत्य फल का उदाहरण है। जान लेते हैं सत्य फल असत्य फल किसे कहते हैं। जो आपका असत्य फल है इसमें क्या होता है, अंडाशय के अलावा किसी और भाग में फल का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय के अलावा किसी और भाग में फल का निर्माण होना। ठीक है, और कौन सा फल होता है आपका, असत्य फल होता है। कौन सा है, सेब असत्य फल होता है, और एक होता है आपका पाइन एप्पल, याद रखिए पाइन एप्पल। ठीक है, ये भी असत्य फल का उदाहरण है। अब सत्य फल उसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिए जो आपका सत्य फल किसे कहेंगे, अगर फल के निर्माण में अंडाशय भाग ले रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सत्य फल बोलेंगे। सत्य फल का याद रखिएगा उदाहरण है आपका आम है और मटर, ये सत्य फल का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अनिषेक फल का उदाहरण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केला। केला जो है आपका अनिषेक फल का उदाहरण है। जान लेते हैं दोस्तों अनिषेक फल किसे कहते हैं। बिना निषेचन के अंडाशय के विकास के द्वारा फल का निर्माण होता है और इसमें बीज नहीं होता। ठीक है, याद रख इसमें बीज नहीं होता। कौन सा है आपका अनिषेक फल, ये केला हो जाएगा। ठीक है, केला में देखे हो आप लोग, केला खाए हो तो इसमें बीज नहीं होता, ये अनिषेक फल का उदाहरण है। ठीक है, केला हो गया आपका, और एक होता है आपका अंगूर। ठीक है, केला अंगूर ये क्या है, अनिषेक फल का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फल का मांसल खाने योग्य भाग है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंजीर। ठीक है, अंजीर फल का याद रखें जो मांसल है ये खाने योग्य भाग होता है। केला का खाने योग्य भाग कौन सा होता है आपका, याद रखिएगा मध्य तथा अंतः फल भित्ति, मध्य तथा अंतः फल भित्ति। ठीक, याद रखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है केले का खाने योग्य भाग कौन सा आपका, मध्य तथा अंतः फल भित्ति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जमीन में आने वाला फल है, हमें ये बताना है जमीन में आने वाला फल इनमें से कौन सा है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। ठीक है, जमीन में आने वाला फल कौन सा है आपका, मूंगफली है। गाजर और शकरकंदी क्या होता है आपका, ये तो जड़ होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये जड़ होता है जो कि नीचे में रहता है, लेकिन फल बोला है ना, याद रखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फल बोला है, तो जमीन के अंदर आने वाला फल आपका मूंगफली होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है ये बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भ्रूणपोष। ठीक है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है आपका, भ्रूणपोष है। क्वेश्चन है हमारा नींबू का खाने योग्य भाग है। नींबू से क्या निकलता है, रस। ऐसे आप लोग रिलेट कर समझ सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर ए, रसीले रोम। ठीक, नींबू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है आपका, रसीले रोम होता है। मांसालाशय, ठीक है, मांसालाशय ये किसका खाने योग्य भाग होता है आपका, ये अंजीर का। ठीक, किसका होता है, ये अंजीर का होता है। भ्रूणपोष किसका होता है, ये आपका नारियल का। ठीक है, भ्रूणपोष ये नारियल का खाने योग्य भाग होता है, जो आपके वाइट कलर का सफ़ेद कलर का रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं, वही नारियल का खाने योग्य भाग होता है। मांसालाशय आपका अंजीर का खाने योग्य भाग होता है, और नींबू का खाने योग्य भाग, नींबू से रस निकलता है। ऐसे आप लोग रिलेट कर समझ सकते हो, रसीले रोम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनार का खाने योग्य भाग है, अनार में क्या रहता है, बीज रहता है, इसलिए आप लोग रिलेट कर समझ सकते हो, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बीज चोल। अनार का खाने योग्य भाग का होता है आपका बीज चोल होता है। ठीक है, भ्रूणपोष आपका नारियल का, मांसालाशय आपका अंजीर का, और रसीले रोम जो है आपका नींबू का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजीर का खाने योग्य भाग है,
इसका आंसर मैं बताया था, क्या हो जाएगा हमारा मासालासा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल है, क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है आपका, आम है। आम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, या इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका, मैंजिको फेरा इंडिका। क्या बोलते हैं आम को, इसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका मैंजिको फेरा इंडिका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगल की ज्वाला किस पादप को कहा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जंगल की ज्वाला आपकी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पादप को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन उपरांत पुष्प का कौन सा भाग बीज में बदलता है। पुष्प से बीज में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, बीज में। तो बीज से आप लोग रिलेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा हमारा आंसर बीजांड। ठीक है, याद रखना पुष्प जो है, पुष्प का कौन सा जो भाग है बीज में बदलता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बीजांड हो जाएगा। लेकिन पुष्प का कौन सा जो भाग है वो किस में बदलता है, फल में बदलता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका अंडाशय। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पुष्प का कौन सा भाग बीज में बदलता है, बीज से याद रखना क्या बीजांड। और पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है, तो वो हो जाएगा आपका अंडाशय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजों के अध्ययन का विज्ञान है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखना क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मोलॉजी। बीजों के अध्ययन का विज्ञान को क्या कहा जाता है आपका, स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे छोटे बीज का उदाहरण है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किड। याद रखिए सबसे छोटे बीज का उदाहरण कौन सा है आपका, आर्किड है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी फ्रेंड लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भी ये वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।